बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये सृजनात्मकता। तो मैं केवल शब्दों के अर्थ समझने हैं, कुछ नहीं करना। अर्थ समझ जाओगे तो क्वेश्चन ऑटोमेटिक ही कर दोगे। सबसे पहले चलते हैं हम सृजनात्मकता शब्द पर। सृजनात्मक का मतलब होता है सृजन करना। सृजन करने का मतलब है बनाना, कोई भी चीज बनाना, चाहे वो नई बनाना, चाहे वो नई चीजों से नई चीज बनाना खरीद के लाके, चाहे टूटी फूटी चीजों से कोई नई चीज का निर्माण करना। ये क्या कहलाता है? हमारा सृजनात्मकता या सृजन कहलाता है। ठीक है, छोटे बच्चे हैं, कोई भी चीज टूट गई, चप्पल भी टूट जाती थी तो हम क्या करते थे? चप्पल को काट काट के गोल गोल पहिए बनाकर गाड़ी बना ले लेते थे, है ना, गाड़ी बनाते थे। तो वही क्या कहलाती है? सृजनात्मक, यानी हम सृजन थे। ठीक है, तो सृजनात्मकता का मतलब क्या होता है? किसी नई चीज का निर्माण करना बेटा। ठीक है, तो देखिए अर्थ समझ में आना चाहिए बेटा। सृजनात्मकता किसी नई चीज का निर्माण करना। सृजनात्मकता क्रिएट, क्रिया से बना है, जिसका अर्थ होता है निर्माण करना या सृजन करना। ध्यान से सुनेंगे, निर्माण करना या सृजन करना। ठीक है, जब कोई बालक स्वयं की प्रेरणा से, स्वयं की प्रेरणा से अपने आप, घर वालों की नहीं मानेगा, अपने आप कोई भी चीज टूटी फूटी उठाएगा और उसमें से गाड़ी घोड़ा कुछ भी बना लेगा खेलने के लिए, अपने आप किसी नवीन या मौलिक। अब दो शब्द आ गए, एक तो आ गई नवीन और एक आ गई मौलिक। दो शब्द आ गए, नवनीयता और मौलिकता। नवीन से बना है नवनीयता और मौलिक से बना है मौलिकता। नवनीयता, नवीन से बना है नवनीयता। नवनीयता का मतलब होता है पुरानी चीजों से कोई नई चीज बना देना, या अपने पुरानी विचारों को मिलाकर कोई नए विचार निकाल देना, वो कहलाती है नवनीयता। और मौलिकता क्या होती है? अकस्मात कोई नई चीज की खोज करना जो पहले नहीं थी, जो पहले नहीं थी ऐसी खोज करना जो पहले नहीं थी कहलाती है मौलिकता। और पुरानी ही चीजों से नई चीज बनाना क्या कहलाती है? नवनीयता। दोनों शब्दों को, दोनों के अर्थों को समझने की कोशिश करेंगे। अब चलते हैं आगे। ठीक है, अब ये चीज से ही मतलब नहीं है नवनीयता मौलिकता का, विचारों से भी मतलब है। विचारों से भी इसका मतलब है, मतलब हमारे अंदर के जो विचार हैं वो पुराने विचारों के आधार पर ही हम किसी चीज को, जैसे कहते हैं, मान के चलो एक एग्जांपल ले लूं मैं, कि हमारे दिमाग में आया कि हम मतलब पूजा पाठ में जो भी चीजें सामग्री हम व्यस्त कर रहे हैं, हम उनको व्यस्त क्यों करें? हम उनको व्यस्त क्यों करें? देखो उसी चीज में हम उनको गरीबों को भी तो खिला सकते हैं। तो पुरानी चीज वही है, हमारी तो चीजें जा ही रही हैं, हमारी तो वेस्टेज जा ही रही है। तो वो उसी में थोड़ा परिवर्तन किया और क्या कर दिया हमने? नवीन, नवीन चीज का निर्माण कर दिया। मतलब पुरानी में ही नए विचार आना, हमारे पुराने तर्ज पर ही नए विचार आए दिमाग में, तो वो क्या कहलाती है? नवनीयता। और बिल्कुल अकस्मात कोई नई चीज की खोज करना, बिल्कुल अकस्मात, सबसे हटके, मतलब यह है कोई भी क्वेश्चन को करने के लिए नई ट्रिक बनाना, ऐसी ट्रिक जो हमें पहले कभी नहीं सुनी हो, कभी नहीं देखी हो, तो वो क्या कहलाती है? मौलिकता कहलाती है। ठीक है, अब आती है परिभाषा। क्रो एंड क्रो की परिभाषा है, सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को व्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। मौलिक परिणामों को, देखो मौलिकता और नवनीयता दो शब्द कई कई बार आएंगे। मौलिक परिणामों को यानी हमारे जो विचार हैं, जो नए विचार हैं, उन नए विचारों को व्यक्त अगर हम करेंगे, तो नए विचारों को व्यक्त करने के लिए, जैसे मेरे दिमाग में आया कि मैं ऐसी बाइक बना दूं जो हवा से चले, मेरे दिमाग में आया मैं ऐसी बाइक बना दूं जो हवा से चले, तो ये क्या है? मौलिकता है। ये क्या है? हमारी मौलिकता है, क्योंकि हवा से चलने वाली कोई भी बाइक अभी नहीं बनी। और मेरे मन में जो विचार आया है, उसी मानसिक प्रक्रिया को मैं क्या कर दूं? व्यक्त कर दूं, यानी बना दूं। तो वही क्या कहलाती है? सृजनात्मकता कहलाती है। ठीक है, स्टैन कहते हैं कि जब किसी कार्य का परिणाम नवीन हो, नए तरीके से, जब किसी कार्य का परिणाम क्या हो? नए तरीके से नवीन हो, और उस नवीन परिणाम के द्वारा किसी समय में समूह द्वारा उपयोगी और मान्य हो, वही क्या कहलाती है? सृजनात्मकता। मतलब मेरे द्वारा किया गया कार्य बिल्कुल नया हो और वो समाज में या समूह में क्या हो? मान्य हो। जैसे मैं कोई बाइक बना रहा हूं हवा की, तो मैं अच्छा काम कर रहा हूं, मैंने अपने विचार व्यक्त किए और विचारों को जमीन पर लेके आया, और जमीन पर लेके आने के बाद मैंने क्या कर दिया? सृजन। अब वो समूह में और समाज में क्या है? उपयोगी है कि नहीं? तो यही क्या कहलाता है? सृजनात्मकता कहलाती है। गुण कहते हैं सृजनात्मकता वह विचार है जो किसी समूह में विस्तृत सातत्य का क्या करता है? निर्माण करता है। यानी नए, जो किसी समूह में नई चीजों का निर्माण करता है, कुल मिला के वही क्या कहलाती है? हमारी
सृजनात्मक, बड़े स्तर पर नई चीजों का निर्माण करना क्या कहलाता है? सृजनात्मकता कहलाता है। ठीक है, सृजनात्मक जो व्यक्ति होते हैं वो अपसारी चिंतन वाले होते हैं। तो एक होता है अपसारी चिंतन और एक होता है अभिसारी चिंतन। अभिसारी का मतलब होता है केंद्र, केंद्र की सोचना, और अपसारी का मतलब होता है बेटा केंद्र की सोचना और बाहर तक की सोचना। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, अभी कोई व्यक्ति मान के चलो बाहर आ जाए, या कोई भी बेचने वाला आ गया। अब बेचने वाला आ गया तो घर में से मम्मी ने भेजा, दो बच्चों को भेजा कि बेटा देख के आ कौन है। तो वो देख के आया कि बेचने वाला है। ठीक है, एक व्यक्ति देख के आ गया बेचने वाला है, तो उसका कैसा चिंतन था? अभिसारी चिंतन, केवल वो देखने गया और बेचने वाला है बस। दूसरा बच्चा गया कि बेचने वाला है, केला बेच रहा है, कहां से आया है, कहां जा रहा है, केला कितने रुपए किलो है, सारी कुछ जानकारी लेकर उससे आ गया। तो वो कैसा बच्चा है? अपसारी चिंतन वाला। समझ में आया? एक बिल्कुल फिक्सेबल काम उसने किया, वो अभिसारी चिंतन। तो जो सृजनशील बालक होते हैं बेटा, वो चारों तरफ की सोच के चलते हैं और उनका चिंतन कैसा होता है? अपसारी चिंतन। सृजनशील बालक अपसारी चिंतन वाले होते हैं। जरूरी नहीं है वो इंटेलिजेंट हो, जरूरी नहीं है वो इंटेलिजेंट हो या पढ़ने में इंटेलिजेंट हो, नहीं बेटा, कोई भी व्यक्ति सृजनशील हो सकता है। जरूरी नहीं किताबों में पढ़ने वाला व्यक्ति सृजनशील हो। वो बनाने वाला व्यक्ति, अब जो मान के चलो छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई कुछ बना देता, पढ़ने में बिल्कुल नहीं है, फिर भी वो बहुत सारी चीजें बना देता है, तो वो कैसा है? सृजनशील। और सृजनशील बालकों का जो चिंतन है वो कैसा है? अपसारी चिंतन है बेटा। सृजनशील बालकों का चिंतन कैसा है? सृजनशील जो बालक होता है वो कैसा चिंतन करता है? अपसारी चिंतन करता है। किसी चीज को बनाने के लिए वो चारों तरफ की सोचेगा, किसी चीज को बनाने के लिए चारों तरफ की सोचेगा, तब जाके किसी वस्तु का क्या करेगा? वो निर्माण करेगा। दोनों चिंतन समझ में आए? देखिए, इसमें एक प्रश्न के अनेक उत्तर दे सकता है और इसमें एक प्रश्न का केवल एक ही उत्तर देगा। एक प्रश्न को जैसे मान के चलो वो कह रहा 2 और 2 4, ठीक है, उसने दे दिया 2 + 2 जोड़ के, लेकिन ये कहेगा 2 + 2, तो ये कहेगा 2 × 2 भी कर लो तो भी 4 ही आएगा। मतलब ये 2-3 तरह से बता देगा किसी चीज को और ये एक ही टाइप से बताएगा केवल। ठीक है, फिर आता है सृजनशील बालक की विशेषता क्या होती है, कैसे पता करोगे ये सृजनशील बालक है। ठीक है, तो सृजनात्मकता का विकास बाल्यावस्था से होता है। शैशवावस्था में सृजनात्मक का विकास नहीं होता। अवस्था नहीं बताई होंगी, पहली अवस्था होती है शैशवावस्था। ये शैशवावस्था जो होती है बेटा वो होती है 0 से 6 साल तक। बाल्यावस्था आती है शैशवावस्था के बाद। बाल्यावस्था आती है 6 से 12 साल तक या 6 से 13, 12 मानते हैं ज्यादातर, 6 से 12 आती है बाल्यावस्था। और 6 साल का जो बालक होता है ना, वही तोड़फोड़ स्टार्ट कर देता है, बाहर की चीजों को लाके घर में भरना स्टार्ट कर देगा। मम्मी फेंकते फेंकते परेशान हो जाएगी, वो लाते लाते परेशान नहीं होगा। कुछ नहीं मिलेगा तो चप्पल जूतों को उठा लाएगा, मतलब घर को भर के रखेगा। वो सृजनशीलता उसकी स्टार्ट होती है और 30 साल तक चरम सीमा पर पहुंच जाती है। 30 साल तक वो अच्छी तरह से सृजनशील बालक बन जाता है। देखो, जिज्ञासा होती है उसके अंदर क्या क्या विचार आते हैं, जिज्ञासा होती है उसकी, किसी चीज को समझने की, जानने की जिज्ञासा चलती रहती है ना। कुछ नहीं तो पीछे से बोर्ड को खोल देगा, बोर्ड को खोल के बना देगा, टीवी खोल के पटक देगा, टीवी खोल के बना देगा। जिज्ञासा होती है इस टीवी के अंदर चित्र कैसे आए, खोल के देखता हूं, शायद इसके अंदर मतलब व्यक्ति बैठे हों जो डांस कर रहे हैं। ठीक है, नवनीयता और मौलिकता मैंने बताई थी बेटा, नवनीयता और मौलिकता, उसके विचारों में नवनीयता होती है और मौलिकता। नवनीयता मतलब जो पुराने विचार हैं उनको तोड़ फोड़ के नए तरीके से पेश करने की कोशिश करेगा, नवनीयता, और एक साथ अकस्मात नए विचार रखेगा अपने, और वो क्या कहलाती है? मौलिकता। जो कहीं भी विचार नहीं होंगे, ऐसे विचार उसके दिमाग में प्रकट होंगे, तो मौलिकता। और पुराने विचारों को ही तोड़ मोड़ के नए सिरे से लागू कर रहा है तो नवनीयता। ठीक है, दूरदर्शी होता है, वो किसी चीज को, जैसे मैं अभी बता रहा था कि बेचने वाला आया है तो वो दूर की चीजें सोच के चलता है पहले से ही, क्या पता दोबारा मम्मी भेज दे, बेटा पूछ के क्या लाया है, क्या बेच रहा है, ले बेटा लेके आ, तो पहले ही वो बता देता है केला बेच रहा है और ऐसे ऐसे यहाँ से वहां जा रहा है, और वो 2 मिनट ही रुकेगा, मंगाने हो तो मंगा ले। ठीक है, ये चीज है। कल्पनाशील, कल्पनाशील यानी कल्पनाशील वो सोचता रहता है, विचार करता रहता है, दिमाग में उसके विचार चलते रहते हैं। दूसरे, संवेदनशील बहुत होता है, वो सेंसिटिव होता है, हर चीज को, किसी चीज को पकड़ेगा, सोच समझ के पकड़ेगा तो उसके बारे में सोचेगा, विचार करेगा, संवेदनशील होता है। रहस्यात्मक खोजों के प्रति
रहस्यात्मक खोजों के प्रति आकर्षित, कोई रहस्य वाली चीज अगर उसने देखी तो उसके बारे में जरूर पढ़ेगा, उसको देखेगा, उसके बारे में विचार करेगा, सोचेगा। ठीक है। जोखिम जोखिम उठाने में नंबर 1 रहेगा। रिस्क लेने में वो कतई नहीं घबराएगा, रिस्क ले लेगा, टीवी खोल के पटक देगा, उसे पता है पिटना है। ठीक है। लेकिन वो चित्र जरूर देखेगा, अंदर से चित्र कैसे आते हैं। साहसी होता है, हमेशा साहस होता है उसके अंदर। ठीक है। और अधिक नियंत्रण और कठोर, अधिक नियंत्रण और कठोर होता है, साथ के साथ अनुशासन से दमन, है ना, अनुशासन से दमन और विविधता एवं निरंतरता, मतलब कंटिन्यू चलता रहता है और विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करता रहता है। एक आता है सार्वभौमिक, सार्वभौमिक यानी कि पूरे उसमें, मतलब एक तरह से ऐसे नहीं कि एक ही जगह पे, सार्वभौमिक रूप से वो क्या है, छाया रहता है हर चीज में। और जन्मजात और अर्जित, यानी कि जो विशेषता होती है वो कैसी होती है, जन्मजात और अर्जित। कुछ तो पेट से सीख के आते हैं, स्टार्टिंग में ही ऐसे उठपटांग काम कर लग जाए, कुछ वातावरण में ढल के हो जाते हैं। तो सृजनशीलता जो होती है वो जन्मजात और अर्जित होती है बेटा। नेक्स्ट चलते हैं। सृजनात्मकता के पहलू, सृजनात्मकता के पहलू देखो बेटा, बहुत अच्छा टॉपिक है। देखो निरंतर, निरंतरता, देखो सृजनात्मकता के जो पहलू हैं पूछता है, इसमें से एक क्वेश्चन परफेक्ट आएगा, ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सृजनात्मकता के पहलू इंपॉर्टेंट है। निम्न में से सृजनात्मकता का कौन सा बिंदु नहीं है, 100% आएगा एक क्वेश्चन। ठीक है। निरंतरता या फ्लेक्सिबिलिटी यानी प्रवाह, है ना, विचारों को, विचारों का जो होता है, शब्दों और विचारों को उचित उतार चढ़ाव के साथ प्रस्तुत करता है ना। उसके विचारों में, भावों में उतार चढ़ाव होता है जिस तरह से चाहिए, जिस तरह से चाहिए। उसके विचार बिल्कुल ऐसे होते हैं सटीक किसी चीज को लेकर। लचीलापन और विविधता, लचीलापन और विविधता ऐसा होता है कि ना तो कोई ऐसी वस्तु का निर्माण करेगा वो कि वो ज्यादा बेकार हो, न ऐसी का कि बिल्कुल मतलब किसी के काम की नहीं हो। ठीक है। लचीलेपन का मतलब यह है कि समाज के अनुसार वो खुद को मोड़ ले, अपने विचारों को मोड़ लेता है। जैसे लगा उसे कि इन विचारों से या इस परेशानी से, मेरे जो विचार हैं इनसे परेशानी आ रही है समाज को, तो वो क्या करता है, अपने विचारों को मोड़ लेता है। लचीलापन है, लचीलेपन का मतलब मुड़ जाता है, लचीलापन है किसी के अंदर तो वो मुड़ जाएगा। ठीक है। तीसरी चीज है बेटा मौलिकता, मैंने अभी बताई थी, किसी वस्तु या विचार को नवीन और मौलिक ढंग से, किसी वस्तु या विचार को नवीन और मौलिक ढंग से, नए तरीके से पेश करना क्या कहलाता है, मौलिकता। इसमें नवनीयता नहीं दिख रही, नवनीयता भी होती है एक, नवनीयता लिख लेना, नवनीयता, पुराने विचारों को नए तरीके से पेश करना, विचारों को नए तरीके से पेश करना। ठीक है। नए तरीके से पेश करना, ये कहलाती है नवनीयता। ठीक है बेटा। एक होता है विस्तार, अपने शब्दों और विचारों को वो विस्तार से प्रकट करेगा, ऐसे नहीं कि एक शब्द में कहानी कह दे, नहीं, बहुत अच्छे से समझाएगा, विस्तार से प्रकट करेगा। ऐसा होता है सृजनशील बालक। पुनः परिभाषित, अगर कोई समस्या या विचार है और समझ में नहीं आ रहे हैं तो वो पुनः परिभाषित करता है। छोटा बच्चा देखा होगा कि अगर मान के चलो तुम ध्यान नहीं दे रहे हो ना, तो ऐसे करके बोलेगा, मतलब पूरी बात बता देगा, फिर दोबारा मतलब ऐसे करके कहेगा, दोबारा सुनो मेरी बात सुनो, मतलब ठीक है, दोबारा से परिभाषित करेगा। समस्या के प्रति, अगर उसके सामने कोई समस्या है तो उस समस्या के प्रति कैसा रहेगा बेटा, संवेदनशील रहेगा। वो समस्या के प्रति कैसा रहेगा, संवेदनशील, मतलब उसकी जो समस्या है ना उसको गहराई से सोचेगा, समझेगा, उस समस्या का समाधान करेगा। ठीक है। आगे देखिए, दूसरा पॉइंट है इसमें, सृजनात्मकता के प्रकार। देखिए सृजनात्मकता, अब ये सृजनात्मकता के प्रकार कौन कौन से होते हैं, कितने टाइप की होती है सृजनात्मकता। हम चुपचाप बैठे हैं और चुपचाप बैठा था जैसे न्यूटन, और न्यूटन के सिर पे क्या गिर गया, सेब गिर गया। सेब गिरने से उसके आकस्मिक सृजन, सेब जैसे गिरा, शेर नहीं गिरेगा बेटा, पेड़ पे सेब नहीं, शेर नहीं था, सेब गिरा। सेब गिरने पर उसके दिमाग में तुरंत आया, कुछ भी नहीं पता था किसी को, कुछ भी नहीं पता था, लेकिन उसके सर पे सेब गिरा तो उसके दिमाग में तुरंत आया, तो उसके दिमाग में तुरंत विचार आए और उसने कहा कि ग्रेविटी क्या करती है, वस्तु को नीचे खींचती है। तो इसका मतलब आकस्मिक सृजन, उसके जो विचारों का सृजन हुआ वो अकस्मात हुआ, एक साथ, कोई पहले से कुछ भी निश्चित नहीं था।
कोई भी चीज पहले निश्चित नहीं थी, आकस्मिक सृजन हुआ। ठीक है, तो किसी वस्तु या विचार का अचानक आ जाना क्या कहलाता है? आकस्मिक सृजन। दूसरा है सहज सृजन, यानी कि तात्कालिक उद्देश्य को ध्यान में रख के कोई हमारे सामने समस्या है और उस समस्या को, कोई समस्या है और उस समस्या का समाधान करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? किसी चीज का सृजन कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाता है? सहज सृजन कहलाता है। समस्या थी, यहाँ समस्या नहीं थी, एक साथ दिमाग में विचार आए, समस्या भी पैदा हो गई और सृजन भी हो गया। कैसा है? आकस्मिक सृजन। समस्या है, समस्या का हम समाधान करने के लिए सृजन कर रहे हैं, तो कैसा हो गया? सहज सृजन। और दूसरा है संरक्षणात्मक सृजन। ये कैसा होता है कि कोई भी समस्या है, उस समस्या का हम समाधान कर रहे हैं, उसके लिए विषय वस्तु का निर्माण कर रहे हैं, और ये चीज ध्यान में रख के विषय वस्तु का निर्माण कर रहे हैं कि ये जो सृजन हम कर रहे हैं किसी चीज का, ये आगे आने वाली पीढ़ियों में भी काम आएगी। ठीक है, इस तरह का सृजन क्या कहलाता है? संरक्षणात्मक सृजन। अगर कहता है कि कोई भी एक व्यक्ति है जो इस तरह का सृजन कर रहा है कि वो आगे आने वाली पीढ़ी को ध्यान में रख के कार्य कर रहा है, किसी वस्तु का ऐसा सृजन कर रहा है कि आगे आने वाली पीढ़ी को ध्यान में रख के कर रहा है, तो किस टाइप का सृजन है? संरक्षणात्मक सृजन। न्यूटन के सर पे सेब गिरा और उसके दिमाग में क्या आए? विचार आए, तो ये किस टाइप का सृजन है? आकस्मिक सृजन बेटा। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, बोल देखिए आगे देखिए, सृजनात्मकता को प्रोत्साहित करने वाले, सृजनात्मकता को प्रोत्साहित करने हेतु विशेष विधियां। देखो, सृजनात्मकता को प्रोत्साहित करने के लिए, सृजनात्मकता को आगे बढ़ाने के लिए, बेटा ध्यान से सुनेंगे, सृजनात्मकता को आगे बढ़ाने के लिए कौन कौन सी विधि काम में ली जाती हैं? देखिए, सबसे पहले आती है मस्तिष्क झंझावत विधि, मस्तिष्क उद्वेलन विधि या ब्रेन स्टॉर्मिंग विधि। एक ही बात है। ठीक है, इसके प्रतिपादक, ये विधि किसने दी? आसबर्न ने दी। किसने दी? आसबर्न ने। ठीक है, ये सृजनात्मकता मापने की बहुत अच्छी विधि है। इसमें शिक्षक छात्रों को छोटे छोटे समूह का निर्माण करता है, फिर उनके सामने किसी समस्या को रखता है। छात्र स्वतंत्र रूप से अपने विचार प्रकट करते हैं और इन विचारों को शिक्षक द्वारा लिखा जाता है। देखिए, ये मस्तिष्क झंझावत विधि या मस्तिष्क उद्वेलन विधि क्या है? देखिए, जो चीज लिखी हुई है उसी को मैं समझा रहा हूं। इसमें क्या होता है, व्यक्ति जो शिक्षक है उसने शिक्षक ने बच्चों को समस्या दे दी। अब वो समस्या, छोटी छोटी समस्याएं दे दी, उन समस्याओं का समाधान करने के लिए दिमाग में नए नए विचार बनाएगा। कौन? बच्चा। दिमाग में नए नए विचार आएंगे बच्चे के में, और जब विचार आएंगे तो उन विचारों को नोट करेगा। कोई वस्तु दे दी मैंने और बच्चों के दिमाग में जो जो विचार आ रहे हैं नाम लिख के कि इसके दिमाग में कौन से विचार आ रहे हैं लिख लिया, नोट करते चले। इससे क्या हुआ? मस्तिष्क झंझावत, यानी उसका दिमाग चला। मस्तिष्क उद्वेलन, दिमाग में विचार भी आने लगे। और ब्रेन स्टॉर्मिंग विधि, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग विधि, किसने दी? आसबर्न ने। दूसरी चीज है, इससे कैसे पता चलेगा? इससे कैसे पता चलेगा बेटा? जब व्यक्ति, मान के चलो कोई बच्चा है, बच्चे को जब कुछ चीजें दी हैं और वो अपने विचार प्रकट कर रहा है, तो हमें पता चली कि ये कितना सृजनशील है, कितनी इसकी सोच है, कहां तक जा रही है इसकी सोच। ठीक है, दूसरी है समस्या समाधान विधि। समस्या समाधान विधि में क्या होता है, कुछ परेशानी बच्चों को दे दी जाती है और हमें कुछ नहीं लिखना, उस परेशानी को क्या करवाना है, उनसे सॉल्व करवाना है। उस परेशानी को जब वो सॉल्व करता है तो सॉल्व करने के बाद हम उसकी तह तक जाते हैं कि इसने इस समस्या को कितना सॉल्व किया, इस समस्या के बारे में कितना सोचा है, कितनी इसने सॉल्व कर दी है। यानी कि इस विधि में समस्या के माध्यम से ज्ञान प्रदान करना मुख्य उद्देश्य रहता है। छात्र समस्या से संबंधित विभिन्न तथ्यों, आंकड़ों को एकत्रित करते हैं और माध्यम से समस्या का क्या करते हैं? समाधान करते हैं। यह वास्तविक समस्या का क्या किया जाता है? चयन। मतलब कोई समस्या दे दी बच्चे को, कोई भी समस्या दे दी, यानी क्वेश्चन दे दिया करने को, उस क्वेश्चन को करने के लिए चारों तरफ से वो क्या करेगा? सामग्री एकत्रित करेगा, आंकड़े एकत्रित करेगा। आंकड़े एकत्रित करने के बाद उसका समाधान करेगा। हम जाकर उसको देखेंगे कहां कहां से कौन कौन सी इसने सामग्री जुटाई है और पता करेंगे इसका दिमाग कितना सृजनशील है बेटा। ठीक है, एक विधि आती है सामूहिक चर्चा। ठीक है, सामूहिक चर्चा में क्या होता है, बहुत सारे व्यक्ति बैठे होंगे। बहुत सारे व्यक्ति जब बैठे हैं सामूहिक चर्चा में तो क्या करेंगे,
एक दूसरे के विचार विमर्श करेंगे, बातचीत करेंगे। बातचीत करने पर जैसे मान के चलो 8-10 व्यक्ति देखे होंगे अलाम में, मतलब अगानो बराम में, अगाने बरावे के बारे में सबको पता होगा, तो अगाने बैठ जाए तो एक आध आदमी ऐसो रे वो सबसे ज्यादा बातून होता है, सबसे ज्यादा बातून होता है, मतलब सबका तोड़ रहता है उसके पास। तो ऐसे ही समूह में बिठा दो, चर्चा करवाओ, चर्चा करने पर पता चलेगा कौन ज्यादा सृजनशील है और कौन कम सृजनशील है। एक आध बच्चा ऐसा बैठो होगा, आदमी बिल्कुल शांत बैठो रहेगा, वो सबकी सुनेगो। ठीक है। तीसरा आता है खेल विधि। खेल के लिए छोड़ दो, विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करेगा। खेल के लिए बच्चे को छोड़ दो, वो बच्चा विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करेगा, और क्रिया करने के बाद हम उसका पता करेंगे कि वो कितना सक्रिय है, कितना सृजनशील है। ठीक है। तीसरी आती है भूमिका निर्वाह, रोल प्ले। रोल प्ले मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, रोल प्ले मेथड। इसमें क्या है कि जैसे स्कूलों में नाटक वगैरह कराते हैं ना, नाटक कराते हैं, जैसे कृष्ण सुदामा का नाटक कराया, किसी को सुदामा बना दिया, किसी को कृष्ण बना दिया, तो वहां से जैसे हम रोल प्ले करवाएंगे ना बच्चों से, छात्रों से रोल प्ले करवाएंगे, तो वो क्या करेगा, जब उसको सुदामा बना दिया तो वो सुदामा जैसा व्यवहार अपने समाज में करेगा, मतलब अच्छे विचारों को प्रकट करके वो इसी तरह से पेश आने की कोशिश करेगा समाज में। और जब समाज में छात्र वास्तविक जीवन में वो भूमिका निभाएगा, अच्छे विचारों को वो प्रकट करेगा, तो उसकी सृजनशीलता का पता चलेगा कि ये कितना अच्छा या कितना सृजनशील है। ठीक है। आगे देखिए, एक पेज देखिए बेटा, ये लास्ट है, सृजनशीलता या सृजनात्मकता का मापन कैसे करते हैं बेटा। अब मान के चलो 10 बच्चे हैं, तो 10 बच्चों में हमें पता तो चल गई कौन सृजनशील ज्यादा है कौन कम है, लेकिन कितना सृजनशील है, जैसे कोई एग्जाम देते हैं तो एग्जाम के बाद पता चलता है किसके कितने नंबर हैं, ऐसे ही पता करना है हमें कौन बच्चा कितना सृजनशील है, सृजनात्मकता उसकी कितनी परसेंटेज है। तो इसको मापने के लिए पहले दिया था टॉरेंस परीक्षण, उसके बाद गिलफोर्ड ने दिया था गिलफोर्ड परीक्षण, और उसके बाद भारत में सृजनात्मकता का मापन का बीके पासी ने दिया था। तो टॉरेंस जो परीक्षण दिया था, ई पॉल टॉरेंस ने दिया था 6 सामुदायिक परीक्षण और 3 असामुदायिक परीक्षण उसने दिए थे। ठीक है। अब बात करते हैं सामुदायिक परीक्षण क्या होता है और असामुदायिक परीक्षण क्या होता है बेटा। सामुदायिक जो परीक्षण होता है उसमें शब्दों से, सामुदायिक का मतलब है शब्दों से, यानी कि मैं क्वेश्चन पूछूं तुम जवाब दो, मैं तुम्हें प्रश्न दूं तुम उसके उत्तर दो, ये होता है सामुदायिक। शब्दों का, विचारों का आदान प्रदान किया जाता है शब्दों का, वो होता है सामुदायिक। और असामुदायिक परीक्षण क्या होता है, मान के चलो कोई अनपढ़ है, उससे हम प्रश्न नहीं पूछ सकते, उसको मान के चलो छोटा बच्चा है, उसको तीन चार खिलौने पकड़ा दिए और खिलौनों में से पूछा कौन सा इसमें हाथी का है, कौन सा इसमें घोड़े का चित्र है, तो वो शाब्दिक नहीं हुआ, क्योंकि शब्दों के तो विचारों का आदान प्रदान हुआ ही नहीं, शब्द नहीं दिए, क्वेश्चन करने को नहीं दिए, वो कौन सा हो गया, अशाब्दिक परीक्षण। ठीक है। तो शाब्दिक परीक्षण काम करता है पढ़े लिखे व्यक्तियों में, पढ़े लिखों के लिए ये सही है, और अशाब्दिक अनपढ़ के लिए सही है, अनपढ़ के लिए। ठीक है। अशाब्दिक परीक्षण जरूरी नहीं है शब्दों का मतलब उसको क्वेश्चन ही करने के लिए, नहीं, उससे और भी तरीके हैं उसका पता लगाने के लिए। ठीक है। अशाब्दिक उप परीक्षण का निर्माण टीटीसीटी के नाम से, टॉरेंस सृजनात्मक सोच परीक्षण के नाम से जाना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, टॉरेंस सृजनात्मक सोच परीक्षण। टॉरेंस परीक्षण जो है वो टॉरेंस सृजनात्मक सोच परीक्षण है, जो ई पॉल टॉरेंस ने दिया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछेगा टॉरेंस सृजनात्मक सोच परीक्षण किसने दिया, किससे संबंधित है, ये सृजनात्मकता से संबंधित है, किसने दिया था, ई पॉल टॉरेंस ने दिया था। मापन के 4 तत्व हैं, मापन के 4 तत्व हमें देखनी है, निरंतरता बच्चे की, ये वो कितना कंटिन्यू है अपने विचारों में, हमें देखनी है लचीलापन, क्या वो विचारों में लचीलापन रख रहा है, हमें देखना है मौलिकता कि उसके नए विचार भी हैं क्या, हमें देखना है विस्तार, उसके विचारों का विस्तार के कितना, वो विचारों को कितना फैला के बता रहा है, ये सारी चीजें हमें देखनी है, इसी चीज से पता चलेगा कि वो कितना सृजनशील है। ठीक है। फिर आया हमारा गिलफोर्ड परीक्षण, जेपी गिलफोर्ड ने भी सृजनात्मकता का क्या किया था बेटा, मापन किया था। मापन के 6 तत्व या पहलू थे, कैसे मापेंगे, बच्चे का निरंतरता या प्रभाव देखेंगे, वही चीज जैसे इसने देखी थी। देखिए इसने क्या क्या देखा था, निरंतरता, लचीलापन, मौलिकता और विस्तार, ये 4 चीजें देखी थी। पूछता है, मान के चलो कभी पूछता है क्वेश्चन में कि टॉरेंस परीक्षण में कौन सी चीज
जो मापन के तत्व हैं वो कौन सा नहीं है निम्न में से, और 4 दे देगा निरंतरता, लचीलापन, मौलिकता, और उसके बाद देखेगा पुनः प्रवासीकरण। तो ये पुनः प्रवासीकरण इसके में नहीं है, तो ये चारों इसके में है बेटा, चारों हैं, ये चारों ही याद करने। और दूसरा है गिलफोर्ड। गिलफोर्ड के में देखो निरंतरता भी है, लचीलापन भी है। देखिए निरंतरता लचीलापन इसमें भी है, मौलिकता भी है, मौलिकता इसमें भी है, विस्तार इसमें है, विस्तार इसमें है। केवल इसने 2 जोड़ दिए, एक तो पुनः प्रवासीकरण और एक समस्या के प्रति संवेदनशीलता। यानी कि जो सृजनशील बालक होता है बेटा वो पुनः प्रवासीकरण होता है, अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकता है अपने विचारों को, साथ के साथ वो क्या होता है, समस्या के प्रति संवेदनशील होता है, अपनी समस्या को लेकर वो बहुत ही सजग रहता है, समस्या को समाधान करने में बहुत ही आगे रहता है। ठीक है, एक आता है भारत में सृजनात्मकता का मापन। ये दोनों विदेशी थे बेटा, ये दोनों क्या थे, विदेशी थे। अब आते हैं हम भारत में। भारत में बीके पासी जो इंदौर के हैं 1972 में 4 शाब्दिक, 4 कैसे शाब्दिक परीक्षण और 2 अशाब्दिक उपपरीक्षण स्कूली बच्चों के लिए। किसके लिए, स्कूली बच्चों के लिए। 4 शाब्दिक और 2 अशाब्दिक। ये कौन था, भारत का सृजनात्मक परीक्षण सबसे पहले किसने किया, बीके पासी ने। उसके बाद आता है बाकर मेहंदी परीक्षण, उसके बाद बाकर मेहंदी परीक्षण। ये भी सृजनात्मकता मापेगा बेटा, ये कुछ अलग चीज नहीं है। जो बालक सृजनशील है ना उसकी सृजनात्मकता मापने के लिए ये परीक्षण है। तो भारत में पहले किसने दिया, बीके पासी ने, और फिर किसने दिया, बाकर मेहंदी ने। बाकर मेहंदी ने किसमें, जो अलीगढ़ में दिया था। ठीक है, कितने दिए, 4 शाब्दिक दिए और 3 अशाब्दिक, 7 दिए बेटा। इसने कितने दिए, 6 दिए बेटा, 4 शाब्दिक और 2 अशाब्दिक। ये चीजें बहुत जरूरी हैं। अब देखिए आगे सृजनात्मकता परीक्षणों के उदाहरण, सृजनात्मकता परीक्षणों के उदाहरण। ठीक है, देखिए कुछ, देखिए सृजनात्मक, जैसे बालक का हमें सृजन करना है, उसके अंदर सृजनात्मकता कैसी होती है इस चीज को पता लगाना है। हमने कुछ चित्र दे दिए बच्चों को कुछ चित्र दे दिए, तो बालक को अधूरे चित्र दे दिए, उनको पूर्ण चित्र देखकर पूर्ण चित्रों से अधूरे चित्रों को पूरा करने को कह दिया। इससे कितने बालक उस पूर्ण चित्रों को अधूरा कर पा रहे हैं, जैसे आधा आधा चित्र बना देते हैं, आधा घोड़े का चित्र बना दिया और एक चित्र पूरा घोड़े का दे दिया कि इसको पूरा करो। कितने बच्चे कर पा रहे हैं उन चित्रों को पूरा, तो इससे पता चलेगा कि बालक के अंदर कितनी सृजनात्मकता है। दूसरा, बालक को व्रत के अंदर इच्छा से चित्र बनाने को कह दिया, एक व्रत बना के उसके अंदर चित्र बना बेटा, तो उसकी सृजनात्मकता, किसी ने घोड़ा बनाया, किसी ने बैल बनाया, किसी ने कुछ बनाया, तो इस चीज से उस चीज से सृजनात्मकता का पता चलेगा। दूसरा है बालक को अनुपयोगी प्लास्टिक थैली या डिब्बे दे दिए। देखो बहुत अच्छा है, बालक को कुछ अनुपयोगी चीजें जो हमारे घर में काम नहीं आ रही हैं वो सारी चीजें दे दी और उससे कह दिया इनसे कुछ बना। कुछ बच्चे तो ऐसे होंगे बनाने की जगह मतलब केला खाएंगे, प्लास्टिक का है, अपने आराम से केला वेला ले आए खा लिए, बस हो गई सृजनशीलता। और कोई बच्चा क्या करेगा, प्लास्टिक को काट काट के कुछ नई चीजें बना देगा, निर्माण करेगा, तो उससे पता चलेगा बच्चा कितना सृजनशील है। एक है मुक्त उत्तर वाले प्रश्नों का। मुक्त उत्तर वाले मतलब खुले प्रश्न, जैसे मान के चलो राम के बारे में सचित्र वर्णन करो, 4 बच्चों को दे दिया, किसी ने राम के बारे में 2 लाइन लिखी, किसी ने 8 लाइन लिखी और किसी ने राम के बारे में 20 लाइन लिखी। सबसे ज्यादा सृजनशील कौन है, 20 लाइन वाला। तो यहां से पता चलेगा हमारा कि कौन बच्चा कितना सृजनशील है। ये सृजनशीलता का टॉपिक कंप्लीट है। इसमें एक पेज और है,